नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आजादी के अमृत पर्व में विष कौन घोल रहा है, यह मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश से जुड़ा हुआ विषय है। तिरंगे पर सियासत होगी तो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि तिरंगा हमारे लिए कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की भावना है, आन बान और शान है। इसी तिरंगे की शान के लिए हमारे वीर सपूत जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। जब दुश्मनों को धूल चटाते हैं तब भी तिरंगा लहराते हैं, और अगर शहीद होके आते हैं तब भी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। लेकिन इसी तिरंगे पर जबरदस्त तू मैं शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील की और कहा कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर आप तिरंगा लगाइए, तो कांग्रेस चिढ़ गई। मोदी सरकार ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, लेकिन न्योता मिलने के बावजूद विपक्ष का कोई भी सांसद, कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं होता है। कांग्रेस कह रही है कि यह सब आरएसएस का एक गुप्त एजेंडा है, दिग्विजय सिंह ने कहा। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद कह रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क, कौन से कानून में लिखा है कि झंडा फहराना अनिवार्य है? ओवैसी कह रहे हैं कि देश के वजीर आजम तय कर लें कि देश का झंडा तिरंगा है या फिर भगवा। लेकिन सिर्फ तिरंगा ही नहीं, ईडी पर भी सियासी विष घोला जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार करने का एक गंभीर आरोप है और इसकी जांच हो रही है, तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अमृतकाल में सियासी विष, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा देश के युवाओं के बीच में। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक तिरंगा घर घर फहराया जा रहा है, लेकिन सियासत अब तिरंगे को भी बांटने पर तुली हुई है। कौन देशभक्त है सब जानते हैं। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? क्या आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया कि सबको अपने डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा लगाना चाहिए, उन्होंने लगाई, और देश में सबको अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए, लेकिन उसको भी लेकर भी पॉलिटिक्स हो गई। मैं अपने देश में शान से अपना तिरंगा नहीं लहराऊंगी तो और कहां लहराऊंगी? तो जिसको इस बात से एतराज है कि तिरंगा शान से हिंदुस्तानी ना लहराए, वो अब तक हिंदुस्तान को समझा नहीं है जी, क्योंकि वो तिरंगा किसी सरकार का नहीं है, राष्ट्र का है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा लगाने की अपील की, तो राहुल गांधी ने पंडित नेहरू की तिरंगे के साथ तस्वीर ट्विटर डीपी पर लगा ली। वहीं सांसदों को तिरंगा रैली निकालने का न्योता दिया गया, तो कांग्रेस ने इससे भी दूरी बना ली। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो एक कदम आगे निकल गए। देखिए, जहाँ तक तिरंगा लगाने का ताल्लुक है, कोई कंपलसरी तो है नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से भी कोई ये हर आदमी झंडा लगाए नहीं, उसकी तबीयत पर है, लगाए ना लगाए। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को घर घर तिरंगा अभियान में गुप्त एजेंडा दिख रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आरएसएस ने तिरंगे का हमेशा अपमान किया, अब तिरंगा लगाने का गुप्त एजेंडा क्या है वो ही बता सकते हैं। बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की स्ट्राइक को भी इस अमृतकाल में विष भरी निगाहों से देखा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो कांग्रेस इसे आपातकाल बता रही है। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार और रण ये नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार और रन RUN ये भी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा।
सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध का ट्रेंड अब सियासत का नया चलन है, जिसमें तथ्य कम और शोर ज्यादा है। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी और सार्थक चर्चा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राधिका खेड़ा का। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और एक तरफ है राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। तो सबसे पहले आजादी के इस अमृत काल में आज की शुरुआत में जय हिंद के नारे के साथ करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप भी लगाएं जय हिंद। और इस नारे की शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजादी का यह अमृत काल है, और इस अमृत काल में विश्व वाली सियासत कौन कर रहा है? सुधांशु त्रिवेदी सबके निशाने पे आप हैं। आप तिरंगा फहराने का आह्वान करते हैं तो कहा जाता है कि आपका गुप्त एजेंडा है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कराते हैं तो कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी से डरता नहीं हूं। यह सब कुछ डराने के लिए, गुप्त एजेंडे के लिए है। आपके 60 सेकंड। देखिए, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। चंद दिनों के बाद हम 75 साल स्वतंत्रता के पूरे करने जा रहे हैं। तो इस अमृत काल में निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर भारतीय के मन का ये भाव है कि स्वतंत्रता के अंदर अपने तंत्र में स्व की अभिव्यक्ति कैसे हो, और यदि कैसे हो तो करना है तो तिरंगे के ये तीनों रंग लगता है जैसे मन सा वाचा कर्मणा, हमारे मन में जो राष्ट्र भक्ति और भारत माता के प्रति समर्पण का भाव है उसे अभिव्यक्त करते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि ये तो एक मौका था उस पार्टी के पास जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर क्लेम करते हैं। उन्हें तो सबसे आगे आकर कहना चाहिए था कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में तो हम लीड लेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में आप तो ईडी का छापा डलवा रहे हैं इनके यहां पर। अब अमृत महोत्सव में यदि लोगों ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस अपने आप में भारत का एक विचित्र केस है। सामान्यतः नेताओं पर आरोप क्या लगता है कि सरकार में आने के बाद जनता के धन से भ्रष्टाचार किया। यहां आरोप यह है कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी पार्टी की एक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। और कौन संस्था? जिसके बारे में कहा था इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर स्थापित की थी, उस संस्था का अधिग्रहण करने का आरोप लगा है। यह ऐसा विचित्र आरोप है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में यह भी विचार करने का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की बनी संस्था का क्या उसी की पार्टी के नेताओं के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है? ठीक है, मैं राधिका खेड़ा आपका रुख करता हूं। राधिका खेड़ा, आपकी समस्या क्या है कि आपके यहां ईडी की कार्रवाई हो रही है इसलिए आप तिरंगा यात्रा में नहीं जा सकते? राहुल गांधी और सोनिया जी से पूछताछ हो रही है इसलिए आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगा सिर्फ नहीं लगा सकते, क्यों? सबसे पहली बात तो अगर ये अमृत काल है, हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद अमृत काल महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये अमृत काल तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने विष पिया था? अमीश जी, गांधी जी उनमें से एक थे। वही गांधी जी जिनके लिए इनकी सांसद, अब तो ये भी संसद में है और खुद सांसद है, तो इन्हीं की कलीग कहूंगी मैं, चाहे राज्यसभा और लोकसभा का अंतर है, लेकिन वही महिला है जो गांधी जी के लिए ही अपशब्द बोलती है। वही महिला है जो इस देश के माटी के पुत्र जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी 9/11 के समय पे, क्या बोला था उसके लिए? क्या बोला था? बोला था कि मेरा क्या कहा था उन्होंने कि मैंने श्राप, हाँ जी, श्राप लगा है हेमंत करकरे जी को, अमर शहीद हेमंत करकरे। क्या इस तरीके से भारत का अमृत काल, स्वतंत्रता दिवस का अमृत काल मनाया जा रहा है? अरे गांधी जी से आपको इतनी घृणा है? चलिए, वो तो देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे थे और आप वहां पे बैठ के माफीनामे लिख रहे थे, घृणा समझ आती है। लेकिन हेमंत करकरे जी से क्या इतनी दुश्मनी थी? ये कैसा अमृत काल है जहां पे इनकी सांसद वो महिला है और आज तक सिर्फ मोदी जी उनको माफ नहीं कर पाए हैं, आज तक अपनी पार्टी से निलंबित नहीं किया है। दूसरी बात, तो क्या एक सांसद की गलती के कारण, क्योंकि उस सांसद ने गलती करी, क्या उस सांसद की गलती के कारण देश को अमृतकाल नहीं मनाना चाहिए? कांग्रेस इस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। सोनिया गांधी माफी मांगो। एक आदमी ने जो अपशब्द गलती से बोल दिया था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं थे, किसने ये सारा हंगामा किया था? सोचा था कि वहीं पे सास भी कभी बहुती की फिर से शूटिंग हो रही है, कैमरा देखते स्मृति जी बोलने लगी सोनिया गांधी माफी मांगो। क्यों? क्या उस इंसान की गलती, जो गलती मैंने स्मृति का इंटरव्यू किया, वाले वही स्मृति ईरानी, काश जो पाठ आज आपके चैनल में जो आप वही मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला सोनिया गांधी गुस्से में तमा गई और मुझे बोला डोंट टॉक टू मी। वही स्मृति ईरानी जो झूठ बोल रही है आपको। देखिए, स्मृति ईरानी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलग तरीके का लगाव है,
मैं समझ सकता हूं। कांग्रेसियों के भी इंटरव्यू करते और वो सांसद साहिब आपको बताती किस तरीके से इनके पुरुष सांसदों ने सोनिया जी को घेर लिया था। नहीं बात करना चाहती वो, लेकिन आपने ईडी पर जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए सुधांशु जी, एक शिकायत कांग्रेस पार्टी की जो आपसे है, मैं आपको शिकायत बताता हूं बतौर पत्रकार। उनकी शिकायत यह है कि आप बाइक रैली में बुलाते हैं, सुबह शाम को आप ईडी का छापा डलवा देते हैं। सुबह आप कहते हैं कि आइए महंगाई की बहस में पार्टिसिपेट करिए, फिर आप कहते हैं कि ईडी आपके घर जाएगी, फिर आप पुलिस लगवा देते हैं। अब ये प्रदर्शन ना करें, सड़क पर ना लेटे तो क्या करें बताइए। हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए पहला तो राधिका जी ने गांधी जी पर इतना भारी प्रवचन दिया, मगर राहुल गांधी ने जो डीपी लगाई उसमें गांधी थे कि नेहरू थे? बस गांधी का नाम है और दिल में दिखाना नेहरू का काम है। ये इनकी हकीकत है। ये दिख गया कि परिवार ही दिखेगा, गांधी तो सिर्फ नाम के लिए। मेरे सवाल का जवाब आप दूसरी सुबह बाइक रैली, शाम को ईडी की कार्रवाई। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर। एक मिनट, इन्होंने कहा कि सोनिया जी के लिए कहा गया कि वो माफी मांगे, गैर हिंदी भाषी थे इसलिए उनसे गलती हो गई। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टियों के वालों को कहना चाहिए, सोनिया जी को कहना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी से, मैं तो इटली भाषी थी, मैंने तो 30 साल तक कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी, मैंने सीखकर ऐसी गलती नहीं की कि पति को पत्नी बोल दिया हो। तुम कैसे कह सकते हो दिल्ली में इतने साल रहने के बाद बंगाली भाषी होके कि मैं गैर हिंदी भाषी था? इसे कहते हैं बचकाना और वाहियात बचाव का करने का तर्क। अब आइए ईडी के ऊपर। यहां मैं कहना चाहता हूं, यह नेशनल हेराल्ड का केस कब शुरू हुआ? हमारे जमाने में शुरू हुआ क्या? अक्टूबर 2013। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। कहां से शुरू हुआ? किसी सरकारी एजेंसी ने शुरू किया? न दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई और उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इसलिए शुरू हुआ। जो इनको बेल लेनी पड़ी वर्तमान अध्यक्ष सोनिया जी को, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी को, किसके कहने पे? दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे। अब बताइए साहब, शुरू हुआ आपके जमाने में, कोर्ट से कहने पे आपको बेल लेना पड़ रहा है। ईडी ने बुलाया आपके जमाने में, पर ईडी ने बुलाया आपके जमाने में। अच्छा ये बताइए, कोर्ट के निर्देश पर ही तो ईडी काम कर रहा है ना। और यहां पर एक और मामले में बड़ा बेहतरीन मामला है भारत के इतिहास का। जिस संस्था के पास 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो, वो 90 करोड़ रुपए के कर्जे में बिक गई, डूब गई 90 करोड़ के कर्जे में, जिसके पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी। ये किसके गले के नीचे उतरता है समझा जा सकता है। ईडी का जो मामला है, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, उसको आप आजादी के समृद्ध काल के अंदर आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल विश बीजेपी क्रिएट कर रही है, लेकिन ये सब कुछ तो कोर्ट निर्धारित हुआ। कोर्ट ने जब आपको प्रोटेक्शन नहीं दी, आपको बेल लेना पड़ा, जांच में रोक नहीं लगाई। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लीगली इसको फाइट करिए? दो चीजों का जवाब दूंगी, लेकिन आप इसको पॉलिटिकली फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो एक बचकाना और वाहियात तरीका जो यहाँ पे देखने को मिला इस चीज से बचने के लिए कि गांधी जी का अपमान क्यों हुआ, हेमंत करकरे का अपमान क्यों हुआ। अगर हमने नेहरू जी जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, इनके भी पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जैसे मोदी जी आज मेरे प्रधानमंत्री है, और मैं कहती हूँ हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनको चुना है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है। वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। आज जो यहाँ पे कैमरा है वो हमारी वजह से, क्योंकि अटल जी तो झोटा बुग्गी लेकर गए थे पार्लियामेंट में और कहा था ना कैमरा आएंगे ना कंप्यूटर आएगा ना मोबाइल फोन आएगा। आज अगर ये डिबेट और ये व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे ये मालविया साहब के फेक वीडियोस भेजते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी वजह से कांग्रेस ने दिया है। एक मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। पहले जवाब तारीख बताइए, जवाब नहीं, हमें तारीख बताइए। अगर मैं ये बता दूंगी नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे, आप ये बताएंगे हेमंत करकरे को अपमानित करने वाले, ठीक है, पहले उसका भी जवाब देता हूं। क्यों पहले ये बताइए, आज भी क्यों इनके सांसद बने? मैं जवाब देता हूं, सुनिए। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर, क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के, गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी थी। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उपजी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी
और मोदी जी जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं। ठीक अमीश जी, आई टेक ऑब्जेक्शन। आपने जब इस शुरुआत करी प्रोग्राम की, आपने क्या कहा था? आप देश के स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छी चीजें बोल रहे थे और आपने जय हिंद से अपना प्रोग्राम की शुरुआत करी, और ये यहां बैठे जय हिंद जो हम बोल रहे थे, इस देश के एक एक वोटर की आज इन्होंने इतनी बुरी बेइज्जती करी है आपके चैनल पे, और ये कह के कि क्यों चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि चुना हुआ तो सिर्फ मोदी जी को है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इससे पहले आज तक इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री रहे वो इस देश की जनता ने नहीं चुना है, तो आपने स्वयं देश की जनता को ही चांटा मार दिया। कितनी बेइज्जती करोगे देश की जनता की? कैसे बने थे? पहली बार अटल जी आपके बीच में सुन के आए। पटेल जी की इन्होंने चर्चा करी, ये भी बताते कि पटेल जी ने इन्हीं के आरएसएस, इनके संगठन को बैन किया, वही संगठन जिसने 52 ईयर ना राष्ट्रीय ध्वज को अपने वहां पे होइस्ट किया, और आज भी आरएसएस के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, और ना ही मोहन भागवत जी ने डीपी नहीं बदली है। उनको इतनी तकलीफ क्यों है देश के तिरंगे से? अच्छा, मैं